शिक्षा और संस्कृति। इस पाठ में क्या है, महात्मा गांधी के विचार है। क्या है? महात्मा गांधी के विचार है, जो किनसे लिया गया है? हरिजन और यंग इंडिया जैसे पत्रिका से लिया गया है। समझ गया? हरिजन और यंग इंडिया जैसे समाचार पत्र जो है, ऐतिहासिक समाचार पत्र है, इनसे लिया गया है। और थोड़े बहुत क्या है, एडिट है, संपादित है। समझ गए? चलो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला लाइन है इस पाठ में, अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। शिक्षा और संस्कृति का मतलब जानते हो ना? शिक्षा जो हम ज्ञान हासिल करते हैं, और संस्कृति हर धर्म की अलग अलग संस्कृति होती है ना? अब हर सभ्यता की, समुदाय के है ना, हिंदू का अलग होता है, ईसाई का अलग होता है इत्यादि। जैसे पहनावा, ओढ़ावा, पर्व त्योहार, खान पान, रहन सहन, ये सब क्या है, संस्कृति के अंतर्गत आता है। समझ गए? चलो, तो अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। अहिंसक प्रतिरोध का मतलब कहता है किसी से बदला लेना, चाहे किसी का विरोध करना, लेकिन वो अहिंसक हो, मार काट के माध्यम से नहीं हो। किससे हो? बात विचार विमर्श से हो, उसे कहते हैं, जिसमें हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाए, उसे कहते हैं अहिंसक प्रतिरोध। और अहिंसक प्रतिरोध है ना, जो क्या है, ये है सबसे उदात्त यानी उन्नत, सबसे बढ़िया क्या है, शिक्षा है, सबसे श्रेष्ठ है। वह बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं, पहले होनी चाहिए। और ये जो शिक्षा है अहिंसक प्रतिरोध, ये जो है ना, बच्चों को जो मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान होता है, क ख ग घ इत्यादि, चाहे किसी भाषा का अपना अपना होता है, उस अक्षर ज्ञान से पहले होनी चाहिए, उस अक्षर ज्ञान के बाद नहीं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बच्चे को वह वर्णमाला लिखे और सांसारिक ज्ञान प्राप्त करे, उसके पहले यह जानना चाहिए कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है, और आत्मा में क्या क्या शक्तियाँ छुपी हुई है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, इसे मना नहीं किया जा सकता कि बच्चे को है ना, वह वर्णमाला लिखे और सांसारिक ज्ञान प्राप्त करे, उससे पहले वो वर्णमाला लिखना सीखे, सांसारिक ज्ञान प्राप्त करना सीखे। इससे पहले क्या है, यह जानना चाहिए कि क्या जानना चाहिए, आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है, और आत्मा में क्या क्या शक्तियाँ छुपी हुई है, ये जानना जरूरी है। शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को, और कष्ट सहन से हिंसा को आसानी के साथ जीतना सीखे। शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए? ये विचार है किसके? महात्मा गांधी के। शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम यानी जीवन के अथी में, संघर्ष में, है ना, किससे? प्रेम से घृणा को जीतना चाहिए। किससे? बालक को सीखना चाहिए प्रेम से घृणा यानी नफरत को जीतना सीखना चाहिए, सत्य से असत्य को जितना सीखना चाहिए, यानी सच से झूठ को जितना सीखना चाहिए, और कष्ट सह करके, कष्ट सहन से हिंसा को क्या है, आसानी के साथ जितना सीखे। इस सत्य का बल अनुभव करने के कारण ही मैंने सत्याग्रह संग्राम के उत्तरार्ध में पहले टॉल्स्टॉय के फार्म में और बाद में फिनिक्स के आश्रम में बच्चों को इसी ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी। इस सत्य का बल, सच में बहुत ताकत होती है ना, तो उसी सत्य का बल अनुभव कर जब इसको हो गया गांधी जी को, तो उसी अनुभव के कारण ये क्या किए महात्मा गांधी, सत्याग्रह संग्राम के उत्तरार्ध में, यानी सत्याग्रह संग्राम होने से पहले, उस जब आधा हो गया था उससे पहले ही टॉल्स्टॉय के फार्म में और बाद में फिनिक्स के आश्रम में क्या किए, बच्चों को इसी ढंग के क्या दिए, शिक्षा देने की भरसक यानी पूरी कोशिश की थी। कौन? महात्मा गांधी। मेरी राय में, किसकी राय में? मेरी यानी महात्मा गांधी के राय में बुद्धि की सच्ची शिक्षा शरीर की स्थूल इंद्रियों अर्थात हाथ, पैर, आँख, कान, नाक वगैरह के ठीक ठीक उपयोग और तालीम के द्वारा ही हो सकती है। मेरी राय में यानी गांधी जी के विचार में कहती है
बुद्धि के जो है सच्ची शिक्षा किसकी? शरीर की स्थूल इंद्रियों, शरीर की जो स्थूल इंद्रिय है अर्थात कौन सी? हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, ये सब के कैसे कैसे ठीक से उपयोग करेंगे, केना ठीक से उपयोग करे के है, वही शिक्षा के द्वारा हो सकती है। बुद्धि की सच्ची शिक्षा ऐसे ही शुरू हो सकती है। दूसरे शब्दों में बच्चे द्वारा इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक प्रयोग उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है। बच्चे के द्वारा जो है ना, बच्चे द्वारा इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग, इंद्रिय कहते हैं हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, त्वचा, ये सब शरीर के अंग को समझो। इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग है ना, उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और क्या हो सकता है? उत्तम तरीका हो सकता है। इंद्रियों का यदि बुद्धिपूर्वक उपयोग करे तो क्या होगा? इससे बुद्धि का विकास जल्दी से जल्दी और उत्तम तरीका से होगा। परंतु शरीर और मस्तिष्क के विकास के साथ आत्मा की जागृति भी उतनी ही नहीं होगी, तो केवल बुद्धि का विकास घटिया और एकांगी वस्तु ही साबित होगा। परंतु शरीर और मस्तिष्क के विकास के साथ, यदि शरीर के और दिमाग के विकास के साथ आत्मा की जागृति भी उतना होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है, आत्मा की चेतना है ना, उतना होना चाहिए, और नहीं तो क्या होगा? बुद्धि जो है, केवल बुद्धि का विकास क्या होगा? घटिया और एकांगी वस्तु ही साबित होगा, सर्वांगीण विकास नहीं होगा। आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या मतलब है? हृदय की शिक्षा, आत्मा की शिक्षा, मन की शिक्षा। ये भगवान के, गॉड के, ईश्वर के, राम नाम जप के, चाहे सब काम धाम छोड़ के सन्यासी वाला बात ना, समझ गए? आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब यहाँ गांधी जी के विचार से हृदय की शिक्षा है। इसीलिए मस्तिष्क का ठीक ठीक और सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब साथ साथ बच्चे को शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों की भी शिक्षा होती रहे। इसीलिए मस्तिष्क का जो है, दिमाग का है, ठीक ठीक और सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब क्या हो? बच्चे साथ साथ जो है शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों की भी शिक्षा उसको मिलती रहे। ये सब बातें क्या है? अविभाज्य, इनको अलग नहीं किया जा सकता है कि केवल शारीरिक शिक्षा दे दो, चाहे केवल आध्यात्मिक शिक्षा दे दो, है ना, इससे नहीं होगा। इसीलिए इस सिद्धांत के अनुसार यह मान लेना कुतर्क होगा कि उनका विकास अलग अलग या एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में किया जा सकता है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? कि बच्चे और मनुष्य के जो शरीर है, बुद्धि है और आत्मा के जो है, इन सभी के उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। किसके? शरीर के, बुद्धि के और आत्मा का उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए, उसी को कहेंगे शिक्षा। पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो है ही नहीं। पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत नहीं है, वह आदि भी नहीं है और यह शुरू भी नहीं है। वह पुरुष और स्त्री को शिक्षा देने के साधनों में केवल एक साधन है। पढ़ना लिखना क्या है? पुरुष और स्त्री को जो शिक्षा देने के साधन है, उसमें मात्र एक साधन है ना, पूरी शिक्षा यह नहीं है। साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं है। साक्षरता जो है स्वयं कोई शिक्षा नहीं है। केवल पढ़ लिख लो और उससे शरीर में, जीवन में, बोली में, वाणी में, हृदय में, आत्मा में कोई बदलाव नहीं आए तो ये क्या है? बेकार है। बेकार है ना। इसी कारण देखेगा इतना पढ़ लिख लेता है और जिंदगी क्या कर लेता है? बेकार। तो उसको शिक्षा नहीं, क्या मिल गया? शिक्षा की जगह पर अशिक्षा मिल गया। इसीलिए तो मैं बच्चे की शिक्षा का प्रारंभ इस तरह करूँगा कि उसे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए और जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे, उसी क्षण उसे उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। इसीलिए है गांधी जी क्या चाहते हैं कि बच्चे की शिक्षा की शुरुआत कैसे करूँगा? इस तरह करूँगा कि कोई उपयोगी दस्तकारी, यानी उनके उपयोगी कोई दस्तकारी, यानी हाथ का कोई कौशल हो, गुण हो, उसको सिखा दिया जाए और उसी के साथ उसको उत्पादन के भी लायक बना दिया जाए, यानी उस गुण से कोई चीज़ बनाने भी वो लग जाए।
मेरे मत अनुसार मत यानी विचार के अनुसार इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। इस प्रकार की जो शिक्षा पद्धति होगी कि बचपन से ही उसे हाथ का कोई गुण सिखा दिया जाए, सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं, तो इससे क्या होगा, मस्तिष्क यानी दिमाग का और आत्मा का उच्चतम विकास होगा। इतनी ही बात है कि आजकल की तरह प्रत्येक दस्तकारी केवल यांत्रिक ढंग से न सिखाकर वैज्ञानिक ढंग से सिखानी पड़ेगी। अर्थात बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया का कारण जानना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योग के द्वारा दी जाए। गांधी जी चाहते हैं कि सारी जो शिक्षा है किसके द्वारा दी जाए, किसी दस्तकारी के द्वारा, चाहे उद्योग के द्वारा। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में यानी शुरुआती शिक्षा में सफाई, तदनुरूपी भोजन शास्त्र, अपना काम आप करने यानी अपन काम अपने करने और घर पर माता पिता को मदद देने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल है। प्रारंभिक शिक्षा में क्या होना चाहिए, सफाई, सफाई के बारे में जानकारी, तदनुरूप तंदुरुस्ती, कौन सी, जिस देह में क्या रहना चाहिए, शरीर में तंदुरुस्ती, चुस्त दुरुस्त, भोजन शास्त्र के बारे में जानकारी सिखाई जाए और अपना काम खुदे करना तथा घर पर जो है न माता पिता को मदद करना, इस सब से मूल सिद्धांत होना चाहिए शुरुआती शिक्षा में। मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को यानी अभी के पीढ़ी के जो लड़का है उसके बारे में कह रहा है, मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छता यानी साफ सफाई और स्वावलंबन यानी अपन काम अपने करना, अपन जिंदगी के थोड़ा अपने संभालना, कमाना उमाना, ये सब इत्यादि भी स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता और वे शरीर से कमज़ोर होते हैं। सही बात है ना, कमज़ोर, शिक्षक खुदे कमज़ोर रहे विद्यार्थी के दबाते हटा दे। इसलिए मैं संगीतमय कवायद के जरिए उनको अनिवार्य शारीरिक तालीम दिलवाऊंगा। इस प्रकार कताई और धुनाई जैसे ग्राम उद्योग द्वारा प्राथमिक शिक्षा देने की मेरी योजना में कल्पना यह है कि यह एक ऐसी शांत सामाजिक क्रांति का अग्रदूत बने जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए हैं। इस प्रकार जो है कताई और धुनाई, रुई सब के काम जो है, चाहे कपड़ा उपड़ा सूत काटना, ये सब जो है ना, ये सब कथी ग्राम उद्योग यानी गांव के काम धंधा है। एक के द्वारा है ना प्राथमिक शिक्षा देने की मेरी योजना में, गांधी जी की योजना में कल्पना यह है कि ये एक ऐसी शांत सामाजिक क्रांति का अग्रदूत बने यानी अगुआ जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम हो, दूर तक लगा है ना। इससे नगर और ग्राम के संबंधों का एक स्वास्थ्यप्रद और नैतिक आधार प्राप्त होगा और समाज की मौजूदा आरक्षित अवस्था और वर्गों के परस्पर विषाक्त संबंधों की कुछ बड़ी बुराइयों को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। इससे हमारे देहातों का दिन दिन बढ़ने वाला ह्रास रुक जाएगा और एक दिन ऐसी अधिक न्यायपूर्ण व्यवस्था की बुनियाद पड़ेगी जिसमें गरीब अमीर का अप्राकृतिक भेद न हो और हर एक के लिए गुजर के लायक कमाई और स्वतंत्रता के अधिकार का आश्वासन हो। और यह सब किसी भयंकर और रक्त रंजित वर्ग युद्ध अथवा बहुत भारी पूंजी के व्यय के बिना भी हो जाएगा। भारत जैसे विशाल देश का यंत्रीकरण यानी मशीनीकरण, औद्योगिकरण किया गया तो इन दोनों बातों में से एक तो जरूर होगी। मेरी योजना में विदेशों से मंगाई हुई मशीनरी या वैज्ञानिक और यांत्रिक दक्षता पर भी लाचार होकर निर्भर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिरी बात यह है कि बड़े बड़े विशेषज्ञों की बुद्धि की जरूरत न होने के कारण एक तरह से जनसाधारण के भाग्य का निपटारा स्वयं उन्हीं के हाथ में रहेगा। जब भारत को स्वराज मिल जाएगा, स्वराज यानी जब अंग्रेज का शासन था उसी समय के विचार है किसके, महात्मा गांधी। भारत पर अंग्रेजों का शासन था उसी समय के। जब भारत को स्वराज मिल जाएगा यानी अपना राज्य मिल जाएगा, अंग्रेज चला जाएगा, तब शिक्षा का ध्येय होगा।
तब शिक्षा का ध्येय क्या होगा? जब अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे, स्वराज मिल जाएगा, तो शिक्षा का ध्येय यानी उद्देश्य होगा चरित्र निर्माण। कौन सी निर्माण? चरित्र। आजकल देखोगे तो सबका चरित्र क्या है? कैरेक्टर क्या है? किसी का चरित्र पर विश्वास अब नहीं होता है, समझे? मैं साहस, बल, सदाचार और बड़े लक्ष्यों के लिए काम करने में आत्म उत्सर्ग की शक्ति का विकास कराने की कोशिश करूंगा। यह साक्षरता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चरित्र निर्माण तो एक उद्देश्य रहेगा, उसके साथ ही क्या है? साहस। साहस भी होना जरूरी है। साहस, बल, सदाचार और भी बड़े जो लक्ष्य है उसके लिए काम करने में क्या होगा? आत्म उत्सर्ग की शक्ति का विकास कराने की कोशिश करूंगा। कौन कहता है? महात्मा गांधी। यह क्या है? साक्षरता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिसमें साहस रहेगा वही न विरोध करेगा। और अहिंसक। किताबी ज्ञान तो उस बड़े उद्देश्य का एक साधन मात्र है। किताबी ज्ञान क्या है? उस बड़े से उद्देश्य का एक क्या है? साधन मात्र है, केवल साधन है एक। मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। व्यक्ति का हम यदि चरित्र निर्माण करने में सफल हो जाएंगे, चरित्र सबका अच्छा बना देंगे, तो समाज जो है ना अपना काम खुद ही संभाल लेगा। इस प्रकार जिन व्यक्तियों का विकास हो जाएगा उनके हाथों में समाज के संगठन का काम मैं खुशी से सौंप दूंगा। मैं चाहता हूँ कि उस भाषा यानी अंग्रेजी में और इसी तरह संसार की अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार पड़ा है उसे राष्ट्र अपनी ही देशी भाषाओं के द्वारा प्राप्त करे। मैं चाहता हूँ कि अंग्रेजी भाषा में और संसार की जो अन्य भाषा में जो ज्ञान भंडार पड़ा है, ज्ञान का भंडार है ना, वो उसे जो है ना राष्ट्र यानी देश अपनी ही देशी भाषा के द्वारा प्राप्त करे। अपने जैसे देहाती भाषा हर जगह के अपन अपन भाषा है, वही भाषा में कथी करे? प्राप्त करे, है ना। मुझे रविंद्रनाथ की अपूर्व रचनाओं की खूबियाँ जानने के लिए बांग्ला सीखने की ज़रूरत नहीं, वे मुझे अच्छे अनुवादों से मिल जाती है। रविंद्रनाथ की जो कृति है, रचना है, कविता है, कहानी पढ़े के लिए हमरा बांग्ला सीखे के जरूरी ना हो के चाही। ओकरा कोई अनुवाद कर देती हिंदी में तो हिंदी के माध्यम से भी ओकरा पढ़ल जा सकती है। ओकरा लेल भाषा सीखना जरूरी नहीं, आ न बंगाली के हिंदी वाला। समझ? गुजराती लड़कों और लड़कियों को टॉलस्टॉय की छोटी छोटी कहानियों से लाभ उठाने के लिए रूसी भाषा सीखने की ज़रूरत या आवश्यकता नहीं। वे तो रूसी यानी रूस के भाषा, रूस देश के, वे तो उन्हें अच्छे अनुवादों के जरिए सीख लेते हैं। जैसे जो चीज़ नहीं आता है तो अपना भाषा तो सबको आता है लगभग, तो किसी भी भाषा का जो रचना होगा उसको उसके भाषा में अनुवाद करने पर आराम से वो पढ़ सकता है। वही करा, वे तो उन्हें अच्छे अनुवादों के जरिए सीख लेते हैं। अंग्रेजों को यह गर्व है कि संसार में जो उत्तम साहित्य उत्पन्न होता है वह प्रकाशित होने के एक सप्ताह के भीतर सीधी सादी अंग्रेजी में उस राष्ट्र के हाथों में आ जाता है। शेक्सपियर और मिल्टन ने जो कुछ सोचा या लिखा है उसके उत्तम भाग को प्राप्त करने के लिए मुझे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत क्यों? यह अच्छी मित व्ययिता होगी यदि हम विद्यार्थियों का एक अलग वर्ग ऐसा रख दे जिसका काम यह हो कि संसार की भिन्न भिन्न भाषाओं में से सीखने की उत्तम बातें वह जान ले और उनके अनुवाद देसी भाषाओं में करके देता रहे। यह बात मेरे विचार में भी नहीं आ सकती कि हम कूप मंडूक बन जाए या अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर ले। मगर मेरा नम्रतापूर्वक यह कथन जरूर है कि दूसरी संस्कृतियों की समझ और कद्र स्वयं अपनी संस्कृति की कद्र होने और उसे हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए, पहले हरगिज नहीं। मेरा दृढ़ मत है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यानी भारत की जितनी बड़ी संस्कृति है रत्न भंडार से भरी हुई, उतना दुनिया की कोई भी संस्कृति नहीं है। हमने उससे जाना नहीं है, हमने अपनी संस्कृति जाना नहीं है, इसलिए दूसरे का क्या लगता है? अच्छा लगता है। चाहे हमें तो उसके अध्ययन को तुच्छ मानना और उसका मूल्य कम करना सिखाया गया है।
हमें क्या सिखा दिया गया है, हमारे जो सांस्कृतिक विरासत है ना, इसके अध्ययन को तुच्छ मानना और उसका मूल्य कम करना सिखाया गया है ना, उल्टा सिखाया गया है। जना हम नीमन से या बाकी तो और खराब, उससे काम कौन कर दिया है, अंग्रेजवा कर दिया है। हमने उसके अनुसार जीवन बिताना छोड़ दिया है। उसका ज्ञान हो मगर उस पर अमल न किया जाए तो वह मसाले में रखी हुई लाश जैसी है, जो शायद दिखने में सुंदर हो परंतु उससे कोई प्रेरणा या पवित्रता प्राप्त नहीं होती। हमने क्या है, भारतीय जो संस्कृति है, जो शिक्षा है, इसके अनुसार क्या है, जीवन बिताना क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, जिसके कारण क्या है, इसका ज्ञान तो है मगर इस पर अमल नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, एक प्रकार से बेकार लाश की तरह है ना। इसका अमल में है भारतीय संस्कृति, और किसी के अमल में है, कोई व्यवहार में लाता है, प्रयोग में लाता है नहीं। सब खाना पीना रख रखाव जीना सब पश्चिमी जगत का हो गया है। जैसे भारत की संस्कृति में रात भर डीजे बजाने का और दूसरों की नींद खराब करने की कभी भी ऐसा विचार उसमें नहीं आएगा, लेकिन देखो है आजकल। मेरा धर्म जहाँ यह आग्रह रखता है कि स्वयं अपनी संस्कृति को हृदयांकित करके उसके अनुसार आचरण किया जाए, क्योंकि वैसा न किया जाए तो उसका परिणाम सामाजिक आत्महत्या होगा, वहाँ वह दूसरी संस्कृतियों को तुच्छ समझने या उनकी उपेक्षा करने का निषेध भी करता है। हमारी अपनी जो संस्कृति है ना, ये तो श्रेष्ठ है, ये है, अगर इसका नहीं अमल में लाएगा, आचरण में नहीं लाएगा तो क्या होगा, एक प्रकार से सामाजिक हत्या होगी, हमारा समाज क्या होगा, बिखर जाएगा, खराब हो जाएगा। और हमारी संस्कृति क्या है, दूसरे की संस्कृति को भी तुच्छ नहीं समझाता है, खराब नहीं कहता है ना, ये नहीं कहता कि दूसरा खराब है हम ही निमन। कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करती है। कोई भी संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती है यदि वह क्या करता है, दूसरों की संस्कृति का क्या करता है, बहिष्कार करता है ना। इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। अंग्रेज जब यहाँ शासन करता था उसी समय की बात कर रहा है। इस समय जो भारत में है ना, शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। सब पर किसका आधिपत्य हो गया है, खान पान रहन सहन वेशभूषा सब अंग्रेज का। आर्य लोग भारत के ही रहने वाले थे या जबरन यहाँ आ घुसे थे, इसमें मुझे बहुत दिलचस्पी नहीं है। आर्य लोग जो है भारत के ही रहने वाले थे कि बाहर से ज़बरदस्ती भारत में घुस गए, यही पर कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। जो अच्छा है वो अच्छा है। मुझे जिस बात में दिलचस्पी है वह यह है कि मेरे पूर्वज एक दूसरे के साथ बड़ी आज़ादी के साथ मिल गए और मौजूदा पीढ़ी वाले हम लोग उस मिलावट की ही क्या है, उपज है। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी जाए और मेरी खिड़कियां बंद कर दी जाए। मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, मगर मैं उनमें से किसी के झोंके में उड़ नहीं जाऊंगा। मैं चाहूँगा कि साहित्य में रुचि रखने वाले हमारे युवा स्त्री पुरुष जितना चाहे अंग्रेजी और संसार की दूसरी भाषाएं सीखें, और फिर उनसे यह आशा रखूँगा कि वे अपनी विद्वता का लाभ भारत और संसार को उसी तरह दे जैसे बोस, राय या स्वयं कबीर दे रहे हैं। लेकिन मैं यह नहीं चाहूँगा कि एक भी भारतवासी अपनी मातृभाषा को भूल जाए, उसकी उपेक्षा करे, उस पर शर्मिंदा हो या यह अनुभव करे कि वह अपनी खुद की देशी भाषा में विचार नहीं कर सकता या अपने उत्तम विचार प्रकट नहीं कर सकता। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। भारतीय संस्कृति उन भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की प्रतीक है जिनके हिंदुस्तान में पैर जम गए हैं, जिनका भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ चुका है और जो स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई है। यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। वह अमेरिकी ढंग का सामंजस्य नहीं होगा, जिसमें एक प्रमुख संस्कृति बाकी संस्कृतियों को हजम कर लेती है और जिसका लक्ष्य मेल की तरफ नहीं बल्कि कृत्रिम और ज़बरदस्ती की एकता की ओर है। तो ये था महात्मा गांधी के विचार, समझ गए। इस प्रकार से हिंदी का हमारा गद्य खंड क्या हुआ, समाप्त।
हुआ, समझ गए। अब अगर चाहोगे तो इसका हम क्या देखेंगे, प्रश्न उत्तर। इसके बाद हम शुरू करेंगे काव्य खंड। इसमें सिर्फ क्या रहेगा, कविता रहेगा, समझ के, ठीक है।